नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। नई नीतियों पर मुहर लगी जो उद्योग, निवेश, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़ी हैं। सरकार का दावा है कि इनसे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीतियां वाकई में मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी? क्या ये योजनाएं निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने में सफल रहेंगी? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति को मंजूरी, फिल्म और पर्यटन नीति स्वीकृत, एक जिला एक उत्पाद नीति को हरी झंडी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति लागू, निवेशकों के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई, एमएसएमई क्षेत्र के लिए नई योजनाएं, कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर सब्सिडी मिलेगी, बिजली बिल पर उद्योगों को राहत। सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है। हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है? हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। हमारा जो पॉलिसी बनी है उसका मुख्य उद्देश्य मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, फिर निर्यात को बढ़ावा कैसे हो, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है, जमीन पर कुछ हो नहीं रहा। पिछले वर्षों में भी निवेश के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नौकरियां कम हो रही हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, निवेशक भरोसा नहीं जता रहे। एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन छोटे कारोबारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए, जुमलेबाजी करने के लिए अगर अपने को कोई योजनाएं बनानी है तो उस मामले में ये सरकार पूरी तरह से सफल है। सरकार ने कहा है कि वो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 40 लाख लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। करीब 70 लाख लोग जो है प्रधानमंत्री के जो है श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं मजदूरी करने के लिए। पिछले 20 साल में सरकार 20 लाख लोगों को नौकरियां नहीं दे पाई, तो अभी 1 साल में कैसे दे देगी? इसके लिए कोई योजना बतानी चाहिए सरकार को कि उनका रोड मैप क्या है। 20 साल सरकार आपकी हो रही है, 20 साल में आपने क्या जो है 20 लाख नौकरियां दी हैं लोगों को। सरकार का दावा है कि इन नीतियों से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन क्या ये योजनाएं धरातल पर भी उतनी ही प्रभावी होंगी जितनी की कागजों में दिख रही हैं? तो क्या सरकार की ये नीतियां मध्य प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल देंगी या ये सिर्फ राजनीतिक घोषणाएं बनकर रह जाएंगी? बड़ा सवाल ये भी है कि ये रोजगार के अवसर लाने में कितनी सफल होंगी या विपक्ष का आरोप सही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नीतियों की भरमार, रोजगार अपार, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता बृजगोपाल लोहिया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनूप दिबोले जी भी हमसे जुड़ेंगे। अनूप जी का हम स्वागत करेंगे, लेकिन इसके पहले बृजगोपाल जी का मैं रुख कर लेता हूं। बृजगोपाल जी, लगातार कैबिनेट की बैठकें होती हैं, कई अहम निर्णय इसमें लिए जाते हैं।
आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आयोजित होनी है और एक बड़ा निर्णय इसमें यह भी लिया गया है कि जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे उनके नियमों में थोड़ा सा शिथिलीकरण किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है बृजगोपाल जी की घोषणाएं तो लगातार होती हैं, धरातल पर असर नहीं दिखता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये विनम्रता से आग्रह करूं कि केवल घोषणाएं नहीं होती, काम होता। कोई इन्वेस्टर नहीं आता यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकारों के समय के हाल होते। ना इस प्रदेश में बिजली थी, ना इस प्रदेश में सड़कें थी, ना कहीं पानी था। और ये वास्तविकता है मध्य प्रदेश की। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते। दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार के दौरान इस प्रदेश की औद्योगिक विकास दर -0.6% थी, जो आज बढ़कर 26% है प्लस। तो ये फर्क दिखाई देता है कि किस तरह निवेशकों का विश्वास आया है और किस तरह उद्योगों में वृद्धि हुई है। एक बात और कहता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कांग्रेसों की सरकारों के दौरान 11,000 रुपए प्रति वर्ष थी, आज 1,41,000 रुपए प्रति वर्ष है। तो सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ समझ आता है। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको भी समझ में आता है कि मध्य प्रदेश कहां से कहां तक की यात्रा मध्य प्रदेश कर चुका है। ये इन्वेस्टर समिट का ही परिणाम था कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर में काम कर रही हैं। आज मध्य प्रदेश तेजी से जो फूड प्रोसेसिंग है उसका हब बन रहा है। मध्य प्रदेश का गेहूं 157 से ज्यादा देशों में जा रहा है। मध्य प्रदेश का चावल 151 से ज्यादा देशों में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव ही जब हुआ जब सरकार ने इस तरह की नीतियां बनाई, जो हमारे उद्योग थे उनको सुविधाएं प्रदान की। और उसका ही परिणाम है कि जो मध्य प्रदेश का कृषक था उसको उसके परिश्रम का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के युवाओं को उनके परिश्रम का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उद्योगों के लिए समर्पित है। एक बात और कहता हूं, आज जो घोषणाएं हुई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो मंत्रिमंडल ने तय किया है कि हम जो फिल्म पर्यटन है उसे भी बढ़ावा देंगे, उसके लिए अलग से नीति लाएंगे। और जो हमारे उद्योगों की बिजली है उसके लिए अलग से नीति लाएंगे, एमएसएमई के लिए अलग से लाएंगे। वास्तविकता ये है कि जब एक नीति होती है उसमें बड़े छोटे और मंझोले जब प्लेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं असुविधा होती है, और उनको असुविधा ना हो इससे बचने के लिए किया। दूसरा, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो मध्य प्रदेश की जो डाइवर्सिटी है उसको अलग अलग स्थानों पर ले जाकर वहां सबमिट करने का काम किया कि वहां कौन से उद्योग काम कर सकते हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नर्मदापुरम में, शहडोल में, रीवा में इन्वेस्टर समिट होंगी। वहां सब में इन्वेस्टर समिट हुई और फिर उसको और डाइवर्सिफाई किया कि हमने पहली बार कि खनन के लिए अलग से इन्वेस्टर समिट किया और अब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। और उसके लिए आज समिति का भी गठन कर दिया है और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करके कि किस तरह मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी जा सकती है, पर्यटन को गति दी जा सकती है, फिल्म निर्माण को गति दी जा सकती है, उस हर क्षेत्र में काम करेंगे। और एक बात बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो बहुत सारे बिंदु गिनाए हैं। राहुल राज्य की समिति का गठन कर दिया गया है, हर क्षेत्र में निवेश आएगा, काम करेंगे, धरातल पर असर होगा। लेकिन कांग्रेस को क्यों इन घोषणाओं पर एतबार नहीं है? क्या पिछला अनुभव कुछ ऐसा रहा कि सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन उसका असर नहीं दिखा? जी राहुल जी, आप सुन पा रहे मुझे? राहुल राज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अनूप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। बृजगोपाल जी, कांग्रेस का कहना यह भी है कि कई बार पहले भी जो घोषणाएं हुई हैं उस पर सरकार अमल नहीं करती है, केवल दिखावे के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हो रही है 2 दिवसीय, ये आयोजन ना हो, कोई दिखावा ना हो, धरातल पर इसका असर हो, इसके लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट सरकार ने तैयार किया है, क्या रोडमैप सरकार ने बनाया है? जी बृजगोपाल जी। मैंने जितनी भी बातें कही वो धरातल की बातें कही।
2003 तक मध्य प्रदेश में केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कें थी। आज मध्य प्रदेश में 5,12,000 किलोमीटर शानदार सड़कें हैं। परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश अंधकार में डूबा प्रदेश था, 2100 मेगावाट बिजली उत्पादन करता था। आज हमने रिकॉर्ड कायम किया और 18,000 मेगावाट की आपूर्ति करके दिखा दी। तो आंकड़े खुद बोलते हैं, लोगों के जीवन में आया बदलाव स्वयं बोलता है। आज आप मुझे एक बात बताइए, कल्पना करिए आज के 20 वर्ष पूर्व एक गैस का कनेक्शन मिल जाए, इसके लिए लोग सांसद और विधायकों से पत्र लेकर आते थे, उसमें कोटा परमिट हुआ करता था। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने वो सिलेंडर की समस्या भी समाप्त हो और कॉलोनियों में, शहरी क्षेत्रों में निर्बाध पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति हो। इसके काम में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस बहुत पीछे सोचती है और मैं फिर से कहता हूं, ये बदलता हुआ दुनिया है, जो बदलता हुआ विश्व है, बदलती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें बहुत तेजी से चलने की आवश्यकता है। कांग्रेस जैसी थकी जो मानसिकता है, जिनको ये खुद नहीं मालूम है कि क्या परिवर्तन हो चुका है और क्या होने जा रहा है, उन लोगों की टिप्पणी मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई उपयोगी। राहुल राज जी, क्या आपको मेरी आवाज अब मिल पा रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है अमित भाई जी। राहुल जी, जैसे कि आपने सुना, बृजगोपाल जी ने काफी विस्तार से अपनी बात रखी। कहा कि पहले मध्य प्रदेश की स्थिति जो थी, आज काफी परिवर्तन उसमें आ चुका है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन यहां पर जो उद्यमी है वो भी उद्योग स्थापित कर, और सरकार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सरकार की ये जो पहल है वाकई मध्य प्रदेश में कारगर साबित होती दिख रही है? देखिए अमित जी, लोहिया जी को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना जी। 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, उसको छोड़ के लंबे समय से आप सरकार लेके बैठे हैं जी। शिवराज जी भी इन्वेस्टर्स मीट करते रहे, लंबा चौड़ा पैसा उन चीजों में लगता रहा। अब वो जो कह रहे हैं कि नवाचार, तो पुरानी सरकारों में याद क्या है, इसलिए जितने भी एमओयू आज तक शिवराज जी के समय से लेके आज तक हुए, उनमें से कितने उद्योग लगे जी बताएंगे। और बात ये करिए कांग्रेस की करते हैं, मैं तो सिलसिलेवार इन्हीं की बात का जवाब देता हूँ। आज आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब आईफा अवार्ड हुआ तो उसका विरोध भाजपा ने किया। आईटीए अवार्ड इंदौर में हुए तो उसका विरोध भाजपा ने किया। उसी नीति को आगे बढ़ा के नया नाम देके आप श्रेय लेना चाहते हैं। आप अपने भोपाल के इर्द गिर्द देखते हैं, मंडीदीप, पीतमपुर, पीलूखेड़ी, ये किसकी देन है? अगर हम बड़ी फैक्ट्रीज की बात करें औद्योगिक क्षेत्र के अलावा, तो एनएफएल और गेल मध्य प्रदेश में किसकी देन है? मालनपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र से उद्योग इतने 2003 से ले आज तक क्यों पलायन करे, इसका जवाब लोहिया जी देंगे। देखिए क्या होता है, एमओयू साइन कराने से उद्योग नहीं लग जाता है। और लोहिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, अभी 2 साल पहले देवास में इतने सारे एमओयू करके एचजी की एक फैक्ट्री लगाई और अन्य फैक्ट्री लगाई, एक ईंट नहीं रखी गई लोहिया जी, अभी तक काम भी चालू नहीं हुआ है। और रोजगार की आप बात करते हैं, सरकारी रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं। छात्र आंदोलन करते हैं तो एमपीपीएससी में आप उन पर लट मारते हैं और कांग्रेस से सवाल जवाब करते हैं। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। अगर विपक्ष आपसे ये कह रहा है कि आप जो एमओयू साइन करके उद्योग लगाने की बात करते हैं, उससे मध्य प्रदेश को रोजगार नहीं मिल रहा है, और मध्य प्रदेश में आप एक तरफ किसान की जमीन ले लेते हैं ये बोल के कि साहब हम रोजगार देंगे, किसान का रोजगार छीन के उद्योगपति को जमीन देते हैं और सालों साल रोजगार नहीं लगते हैं। लोहिया जी इस बात का जवाब दें कि शिवराज सिंह जी के कार्यकाल से लेकर आज मोहन यादव जी के कार्यकाल में कौन से नए उद्योग लगे? वो जमीनें जो आसपास रायसेन, विदिशा और आपके भोपाल के इर्द गिर्द की जो जमीन है, शाजापुर, राजगढ़ की गई, उनमें कौन सा उद्योग लगा? और मुझे ये बताएं, ये बात करते हैं उद्योग की, ये बात करते हैं नीतों की। उद्योग होता है कमलनाथ जी की तरह विजनरी लीडर्स। जब वो उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक नीति उस समय की लागू करवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्योग लगे। लक्ष्यों की बात करनी चाहिए। हम ये पूछते हैं, जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो, इतने जगह मोहन यादव जी घूम के आए, लोहिया जी मुझे बताए कितने उद्योग का काम चालू हुआ, रोजगार मिला? 2003 से लेकर आपकी सरकार, उसका आप आंकड़ा नहीं दोगे। 2023 में जो सरकार बनी उसका ढोल पीटने में आप लग जाओगे। और लोहिया जी किसानों की आप बात कर रहे थे, कल सरकार ने कहा कि 2600 रुपए में खरीदेंगे, 2700 रुपए आगे देंगे। केंद्र सरकार ने पैसा बढ़ाया, उसमें 125 जोड़ के, अगर वर्तमान समर्थन मूल्य 2425 में 125 जोड़ोगे तो 2550 होता है लोहिया जी। ये 50 रुपए का क्या खेल है? और दूसरी बात, क्या केंद्र सरकार के भरोसे 2700 की घोषणा की थी? जब 2700 की घोषणा की थी और मध्य प्रदेश के किसान ने आपको वोट दिया था, तब आपका समर्थन मूल्य था 2275 रुपए। इस हिसाब से आप 2-3 साल में केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य को बढ़ा के 2700 कर देंगे और वाहवाही लूटेंगे। अच्छी आंकड़ों की कालाबाजारी है। 31 रुपए धान का वादा था। ठीक है, तो आंकड़ों का खेल सरकार कर रही, कांग्रेस का कहना है। मैं आऊंगा बृजगोपाल जी आपसे जवाब लेने। वरिष्ठ पत्रकार अनूप दिबुले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अनूप जी, चूंकि चर्चा के बीच में आप जुड़े, लेकिन बीजेपी के जो आंकड़े हैं, कांग्रेस
उसमें हेरफेर का आरोप लगा रही है। कह रही है कि सिर्फ कागजों में आंकड़े सीमित होते हैं, लेकिन धरातल पर कितना निवेश आया, कितना किसानों को समर्थन मूल्य मिला, तमाम जो चीजें हैं वो होती नहीं है। लेकिन क्या माना जाए कि पिछले 22 सालों में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है अनूप जी, सकारात्मक तौर पर क्या कोई परिवर्तन इसमें आप देखते हैं? जी अनूप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनूप जी, निवेदन है कि माइक आप अनम्यूट कर दें। माइक शायद आपका म्यूट है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अनूप जी, आपकी बात रखें जी। मैं एक्चुअली जैसा राहुल राजी की कुछ बात जी, सिर्फ कागजों पे आंकड़े उकेरने से कुछ नहीं होगा, यथार्थ धरातल पर योजनाएं लाकर उसको अमल में लाना होगा। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य सरकार की बात हुई, मध्य प्रदेश राज्य सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के कार्यकाल के देखते हुए अभी यह तय किया जाए कि शिवराज जी की बहुत सारी पॉलिसी रेखी थी जिसको कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। रही बात यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है और आज के कैबिनेट के निर्णय की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से आज की कैबिनेट में बहुत सारे निर्णय जो है वो प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार को निश्चित रूप से बुनियादी बदलाव लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब सोना 87,000 90,000 पार जा रहा है, हमें पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए एक बड़े निर्णय लेने की जरूरत है। कागजों पे आंकड़े उकेरने से हम ये नहीं कह सकते हमारा राज्य विकासशील राज्य की या विकसित राज्य की श्रेणी में आ गया। ब्रिज गोपाल जी, जवाब दीजिए कि कागज पर आंकड़े उकेरने से कुछ नहीं होगा, हमें धरातल पर भी उतरना होगा। पूछ रहे थे कि कहाँ इन्वेस्ट हुआ। अकेले 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो केवल बीना में है, बहुत जगह की बात नहीं है जहां पेट्रोलियम पार्क का निर्माण होगा। इसके बाद मैंने जो पहले भी बताया था, हो सकता है हमारे कांग्रेस मित्र ना सुन पाए हो, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र था, हम मानते हैं कांग्रेस के जमाने में भी था, मगर कहां तक था? मंडीदीप तक। आज वो उबैदुल्लागंज को भी क्रॉस करके गोहरगंज तक पहुंच चुका है। उसका प्लास्टिक पार्क जो है तामोट में है, जो गोहरगंज के निकट है। थोड़ा सा कांग्रेस के कार्यालय से बाहर निकलिए, बदला हुआ मध्य प्रदेश दिखाई देगा। कहां से कहां पीथमपुर पहुंचा, कहां से कहां पीलूखेड़ी पहुंचा। देवास और इंदौर एक हो गए, और देवास, उज्जैन और इंदौर एक हो गए। मध्य प्रदेश का विकास वास्तव में दिखाई दे रहा है। एक बात और कहता हूं, यदि ना होता तो 23,000 करोड़ का बजट बढ़कर 3,74,000 करोड़ ना होता। प्रति व्यक्ति आय 11,000 से बढ़कर 1,41,000 करोड़ ना हुई होती। मध्य प्रदेश केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य था, जो बदलकर आजकल समानांतर 3 अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं कि एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था। आप बताइए ना, आज के सिर्फ 3 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में कितना पर्यटक आता था। आज उज्जैन देश का हॉटेस्ट टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। कैसे बना है? सरकार के प्रयासों से बना है। और एक और बात है, जो हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कमलनाथ जैसा विजनरी लीडर होना चाहिए। ऐसा विजन जो इन्वेस्टर समिट की जगह, मध्य प्रदेश के विकास की जगह आईफा अवार्ड पर ध्यान दे। ऐसा विजनरी लीडरशिप चाहिए कि जिसमें छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में श्रमिकों के पलायन का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। जिस प्रदेश और केंद्र सबकी रिपोर्ट कहती है कि छिंदवाड़ा के लोगों को रोजगार के लिए होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, इन सारे जिलों में आना पड़ता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसा विजनरी होता है। एक बात बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश का सवाल है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश यदि आत्मनिर्भर हो रहा है, मध्य प्रदेश अगर स्वर्णिम हो रहा है, तो मुझे लगता है उसमें हर आदमी की अपनी भूमिका होती है। मगर कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं ने मध्य प्रदेश को बदनाम करने की जो योजना बना रखी है, जवाब ले लेते इस योजना राहुल राजी, क्या किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं देखता विपक्ष? क्या कोई पहल सरकार की नहीं आप मानते हैं? ठीक है ब्रिज गोपाल जी, जवाब ले लेते हैं। देखिए अभी जी लोहिया जी दो तरह की बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम फिल्म नीति ला रहे हैं, दूसरी तरफ आज भी लाइव टेलीविजन पे बैठ के आईफा अवार्ड का विरोध कर रहे हैं। आईफा क्या है? फिल्म का अवार्ड है ना। फिल्म के अवार्ड की विरोध करेंगे और फिल्म नीति लाने की बात करें। दूसरा, इनके कैबिनेट के निर्णय की बात करते हैं। इनकी कैबिनेट के निर्णय इनके अधिकारी नहीं मानते।
हमारे विधायक पट्टा जी के घर में प्रशिक्षु आईएएस घुस जाता है, जिसका विरोध हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी आज जाके बिछिया में कर रहे हैं, मंडला में। इनके कैबिनेट के निर्णय इनके लोग नहीं मानते कि प्रशासन इतना निरंकुश है कि गृह मंत्री स्वयं मोहन यादव जी बने बैठे हैं और लड़कियों को सरेआम छेड़ा जा रहा है। ये शिवपुरी का उदाहरण देखिए। महिला वकील कोर्ट से वीडियो जारी करके कह रही है, उज्जैन की महिला वकील उज्जैन कोर्ट से वीडियो जारी करके कह रही है, जिसको हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने ट्वीट किया कि ये महिला कह रही है कि भाई मेरे ऊपर जो दूसरा पक्ष का जो वकील है वो हमला कर रहा है। ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की छवि ला रहा है। लोहिया जी, अपनी बात आप 2023 से बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं। 2003 से लेके कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार छोड़ते हुए 2023 तक का हिसाब दीजिए ना। बार बार मोहन यादव करने से पुराने पाप धुल जाएंगे क्या? शिवराज जी के समय जितने एमओयू हुए उन उद्योगों का हिसाब कौन देगा? किसान के साथ किए हुए वादों के साथ जो आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, धान के, गेहूं के किसान, सोयाबीन के किसान, उनके सवाल जवाब कौन देगा? अमित जी, हम आज तो हरा हरा देखने लगे और पहले जो आपने और आपके गाड़ियों में सोना मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। आपकी एजेंसीज उनको, आपके कर्मचारियों को पकड़ रही है, गाड़ियों से सोना मिल रहा है। इसके बाद नाम गायब किए जा रहा है। नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं लोहिया जी? टीवी में वो नाम उजागर करिए ना कि वो जो कर्मचारी है पुलिस विभाग का हवलदार, जिसके पास इतनी सारी राशि मिली है, वो किसका पैसा है? वो इनोवा में सोना किसका है? ये सारी पब्लिक पोर्टल में डालिए ना बात को। हम अपनी सारी बातें ढाक के केवल कांग्रेस, ये कांग्रेस विपक्ष है। विपक्ष आपको आईना दिखाता है और आपका काम है कि सकारात्मकता से अगर कोई सुधार की बात विपक्ष करता है तो उसे हम सहृदय स्वीकार करें। आप भी कभी विपक्ष में रहे, कांग्रेस ने सहृदय स्वीकारा और उन चीजों को काम किया। आपको बस एक काम आता है, अपनी बात को ढाकने के लिए जोर जोर से चिल्लाओ और विपक्ष को बुरा भला कहो। कब तक विपक्ष को करे आएंगे? आज आप सत्ता में राजधर्म निभाइए और ये कागजी कालाबाजारी जो आंकड़ों की है, इसको छोड़ के धरातल पे लाइए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार अनूप जी का हम रुख कर लेंगे। अनूप जी, कृषि आधारित, उद्योग आधारित और पर्यटन आधारित, इन तीन अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि इन तीनों ही क्षेत्र में जो समुचित निवेश आना था, जो समुचित विकास आना था, वो लाने में सरकार सफल रही है या फिर कुछ चुनौतियां रही, और कैसे इनकी पूर्ति हो आप मानते हैं? जी अनूप जी, निवेदन है कि पुनः आप माइक अनम्यूट कर दें। निश्चित रूप से भाजपा प्रवक्ता की बात से मैं सहमत हूँ, सम्मानित भाजपा प्रवक्ता की। उन्होंने धार्मिक पर्यटन, जहाँ तक बात है तो महाकाल लोक बनने के बाद मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का धराव बहुत तेजी से बढ़ा है। जहाँ तक हम लोगों ने भी निश्चित रूप से बहुत बड़ी रिपोर्टिंग करी थी, जहाँ तक संख्या का मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आता, लेकिन लगभग 85% की ग्रोथ उसमें आई थी। तो धार्मिक पर्यटन को तो बढ़ावा मिला है। जहां तक कृषि की बात है, कृषि के क्षेत्र में जो, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि शिवराज जी की सरकार के टाइम जो ये थे, उसमें जहां तक मेरे को ध्यान है एग्रीकल्चर के भी और फूड प्रोसेसिंग के भी एमओयू थे, जो जिन पर अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है, उन पर काम शुरू होना। मध्य प्रदेश, आपको पता है कि एक जमाने में सोयाबीन से हुआ करता था। सोयाबीन की जो खली होती है, जिसको डीओसी बोला जाता है कॉर्पोरेट में, उसका बड़ा बिजनेस। तो यदि इन कृषि में, फूड प्रोसेसिंग में बहुत चांसेस है। केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, एक फल एक उत्पाद। यदि राज्य सरकार उस योजना पर अमल करे, राजधानी में कल एक कॉन्क्लेव हुआ था, हालांकि वो कॉन्क्लेव कुछ संगठनों का था, लेकिन उसमें बहुत अच्छे काम हुए। तो कृषि के क्षेत्र में हरित पर्यटन में बढ़ावा मिला, मध्य प्रदेश में तेजी से बड़ा बढ़ा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है, निष्पक्ष पत्रकार के रूप में, कि कृषि के क्षेत्र में भी राज्य सरकार को उन्नत तकनीक की, किसानों के हाथों में उन्नत तकनीक से गुड़ सिखाकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल समुचित प्रयास हो और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो सलाह है उस पर भी गौर किया जाए, ताकि एक संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास की ओर हम सभी मिलकर अग्रसर हों। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।